अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आम फहम जबान में हम वर्ड शुगर यूज करते हैं जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसको शुगर हो गई है या इसको डायबिटीज हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक एक शख्स को डायबिटीज है इन ऑस्ट्रेलिया, जबकि पाकिस्तान में इसकी शरह कहीं ज्यादा है। और जो डायबिटीज के शिकार लोग होते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो दे आर मोर प्रोन टू गेट स्ट्रोक्स या हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज, ब्लाइंडनेस के शिकार भी हो सकते हैं। और इसके अलावा इनको एम्पुटेशन उनकी हो सकती है बिकॉज उनको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आज हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर असरार खान, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट है यानी कि किडनी स्पेशलिस्ट, और आज हम उनसे बात करेंगे अबाउट diabetes and particularly in kidneys. Dr. Asrar Khan, instead of me talking all about diabetes, आप कुछ बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो डायबिटीज का शिकार हो जाएं, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज। थैंक यू सदर। सो मैं थोड़ा सा आपने बल्कि और भी अच्छा दे दिया एंड आई विल ट्राई कि जी थोड़ा सा मैं और उसको समराइज कर लूं। जैसे आपने मेंशन किया कि जो डायबिटीज है इसमें ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है एंड ब्लड शुगर लेवल इज डिपेंडिंग ऑन द हाउ द पैंक्रियाज इज फंक्शनिंग। जो पैंक्रियाज जो लेवल ऑर्गन है बॉडी का, तो वो इंसुलिन बनाता है जिससे वो रेगुलेट होती है ब्लड शुगर। तो इसमें डायबिटीज दो तरह की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज होती है। जो टाइप 1 है उसमें ये होता है कि लोगों में इंसुलिन बनती ही नहीं, उसे कहते हैं इंसुलिन डेफिशिएंट डायबिटीज। तो उसमें वो ज्यादातर वो यंग पेशेंट्स में होती है और फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग होती है, तो उन लोगों को डेफिनेटली इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। जो टाइप 2 डायबिटीज है जो ज्यादा कॉमन भी है, और इसमें यह है कि ये यूजुअली लेटर हाफ ऑफ द लाइफ, जैसे लोग मतलब थोड़ा सा उम्र ज्यादा हो जाती है तो उसमें फिर यह है कि ये आना शुरू होती है। और खास करके उन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होती है जिनको वेट गेन उनका ज्यादा होता है, फिर उनका जो है जो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जिस्म के अंदर इंसुलिन तो है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो नहीं हो पाता ड्यू टू जो रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो उसमें खास करके जो मोटे लोग होते हैं जिनका वेट जिनका ज्यादा हो जाता है तो उनमें ज्यादा प्रोन होते हैं कि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए। और ये इट कुड भी जैसे कहते हैं इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी एक टर्म यूज होती है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है, फिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, बंदे का वेट ज्यादा हो जाता है, फिर बाजू का यूरिक एसिड भी ज्यादा होता है जिससे लोगों को गाउट भी हो जाता है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज है ये बेसिकली आई वुड से कि जी जो टाइप 2 डायबिटीज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप 1 तो आपके बस में नहीं है कंट्रोल करना, वो तो होनी है, लेकिन टाइप 2 में आप अपनी मतलब जो लाइफस्टाइल अगर चेंज कर लें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो ये कॉमन है कि जी सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में कॉमन होती है और ज्यादातर उन लोगों में होती है जो लोग बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं और जिनका लाइफस्टाइल या फूड या जो एहतियात नहीं करते उनमें ज्यादा होती है। जनरली मैं आजकल नोट कर रही थी कि एक टर्म बड़ी पॉपुलर यूज हो रही होती है, स्पेशली लोग जीपीस के पास जाते हैं कि जी वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उनके जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं, उनको पहले से बताया जाता है कि आप एक प्री डायबिटिक कंडीशन में आ चुके हैं और आपके चांसेस ज्यादा हैं ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन और द चार्ट कि आप डायबिटीज डेवलप कर लें। और मैंने बहुत अपने सराउंडिंग्स में लोग देखे हु आर वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड टू लूज वेट या अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉजेज, या फिर वो जो जंक फूड्स हो गए विच आर वी आल्सो कॉल्ड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, मींस कि हम ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ये सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। बट कंपेयर टू एज जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इट हैज टू गो फॉरवर्ड, एंड फैमिली हिस्ट्री जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर किसी को फैमिली में है तो है। तो अब डॉक्टर साहब हम बात करेंगे किडनी डिजीज के बारे में। सो who are more prone to develop kidney disease and diabetes? क्या ये जो जिसको I mean sorry if I'm asking this kind of question, I do understand, but obviously I want you to talk. So I'll be talking about like who is more prone to develop kidney disease. Right. So इसका आंसर मैं थोड़ा सा पहले आपको जरा ब्रीफ कर दूं कि डायबिटीज इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंडीशन है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ले तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं आपको कि 1 in 20 people
रेशो जो है उसमें डायबिटिक, यानी कि अगर टोटल 20 लोग हैं उसमें एक बंदे को डायबिटीज हो सकती है। तो ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस हैव डायबिटीज। और यही अगर आप पाकिस्तान में चले जाएं तो अभी जो नेशनल जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कहते हैं कि 26.7% जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उनमें डायबिटीज है। तो इससे अंदाजा लगा लें 3.8 और भी ज्यादा है। मुझे पता चले कि पाकिस्तान वन ऑफ द हाईएस्ट लाइक वो है जहाँ सबसे होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये होता है कि जो डायबिटीज है इसका ये है कि इनिशियली तो आपको सिर्फ ब्लड शुगर ज्यादा होता है, लेकिन एज इट इज गेटिंग ओल्डर, लाइक जैसे कहते हैं क्रोनिक, हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि जब डायबिटीज पुरानी होना शुरू हो जाती है, पुरानी होने से मुराद है कि 5 से 10 साल पुरानी होती शुरू होती है, तो उसमें जो जिसकी कॉम्प्लिकेशंस है वो स्टार्ट होती हैं। इसमें जो कॉमनेस्ट जो कॉम्प्लिकेशन माइक्रोवेस्कुलर, एक ये कैटेगरी यानी कि जो स्मॉल वेसल्स की डिजीज होती है, और दूसरी होती है मैक्रोवेस्कुलर जो लार्ज वेसल की डिजीज होती है। जो स्मॉल वेसल्स की है उसमें जो है वो किडनीज हैं, आईज हैं, फिर नर्व्स हैं। और जो लार्ज वेसल है उसमें आपको पता है जैसे हार्ट अटैक लोगों को होता है, स्ट्रोक हो गया या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होगी। तो ये मतलब इसकी 2 कैटेगरीज है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो रीनल फेलियर उनमें ज्यादा होगा या किडनी फेलियर उनमें ज्यादा होगा, या जो भी आप कहें कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन उनमें ज्यादा होगी जिनका कंट्रोल अच्छा नहीं है, जिन पेशेंट्स की जो मैनेजमेंट वो सही नहीं होती, उनका जो टारगेट जो होता है ब्लड शुगर, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं HbA1c, अगर वो अपने टारगेट पे नहीं है, वो ज्यादा रह रहा है परसिस्टेंटली, और पेशेंट जो अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करते, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को नहीं चेंज करते, एक्सरसाइज नहीं करते, फिर मेडिसिन रेगुलरली नहीं लेते, फिर जिसका स्मोकिंग है या मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या जो लोग मतलब अल्कोहल लेते हैं, बाकी चीजें करते हैं, तो उनमें यह है कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती। जब वो कंट्रोल नहीं होगी तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होंगे। तो अब किडनी फेलियर जो आप इससे अंदर लगा लें कि ऑलमोस्ट 20 to 30%, और कुछ जो मतलब एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें अप टू 40 to 50% तक भी लोगों को किडनी फेलियर हो जाता है ड्यू टू डायबिटीज। तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डायबिटिक पॉपुलेशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको किडनी फेलियर हो जाता है, व्हिच इज वेरी कॉमन। तो डॉक्टर साहब आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हाउ फ्रीक्वेंटली इफ समवन हैज डायबिटीज, हाउ फ्रीक्वेंटली दे शुड बी कमिंग फॉर देयर टेस्टिंग, or especially for kidney testing, like HbA1c is one of the tests, how frequently they should get it tested, and or for kidney imaging, या आपको कब contact किया जाए like after 10 years of diabetes, या in levels and all these EGFR is not good, तो आपको राब्ता किया जाए। इसमें यह कि आपने देखा होगा कि एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी डायबिटीज होती है तो लोग अपने आंखों का टेस्ट कराते हैं, जिसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को रूल आउट करने के लिए। तो अगर किसी को अगर डायबिटीज की आई चेंजेस अगर आ गई हैं तो उनको ऑलमोस्ट एवरीवन विल डेवलप किडनी डिजीज आल्सो। तो इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो वेरी हार्ड साइन है। अगर डायबिटीज पेशेंट में अगर उनको आई चेंजेस आ गई तो दे हैव टू इन्वेस्टिगेट फर्दर फॉर द किडनी डिजीज। एक तो ये चीज है। दूसरी बात है कि जब डायबिटीज मोर देन 5 years या रफली 10 years प्लस कहा जाता है कि उसमें हो तो पर आपको हर हाल में अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए किडनी टेस्ट के लिए। किडनी टेस्ट में जो है वो यूरिन का टेस्ट होता है, जिसे यूरिन में प्रोटीन कहते हैं। तो उसमें 2 तरह का होता है, एक स्पॉट टेस्ट करते हैं यूरिन का, क्या आपने स्पेसिमेन दे दिया, सैंपल दे दिया, उसी वक्त उसमें एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो कर लेंगे, या फिर 24 आवर यूरिन टेस्ट करते हैं जिसमें प्रोटीन एस्टिमेशन करते हैं या प्रोटीन चेक करते हैं यूरिन में कितनी है। दिस इज द फर्स्ट साइन जो किडनी डिजीज को बताता है कि जो डायबिटिक में किडनी डिजीज होने लगी है या स्टार्ट हो गई। प्रोटीन यूरिया फर्स्ट थिंग। सेकेंडली फिर ये होता है कि आपने जो पेशेंट्स हैं उनका फिर आपने ब्लड किडनी फंक्शंस करने होते हैं, जिसमें GFR भी है, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन भी है, वो भी आप करके देखते हैं। और फिर जो है सब्सिक्वेंटली कि आपने रूल आउट करना था कि आया जो किडनी डिजीज, अगर ये चीजें डिरेंज्ड हैं तो आपने रूल आउट करना है कि आया इसको डायबिटीज किडनी डिजीज ही है या किसी और वजह से किडनी प्रॉब्लम हुई है। तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड आपको बड़ा अच्छा टेस्ट है, तो वो बताता हूँ। यूजुअली होता है कि जो डायबिटीज जिनको है और उनको किडनी फेलियर है तो उनका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है, विच इज वेरी यूनिक फॉर द डायबिटिक किडनी डिजीज, कि अल्ट्रासाउंड में आपको कोई चेंजेस नजर नहीं आती। तो ये आपको मतलब जो टेस्ट है, और उसमें बेस्ट ये कि जब आपको एक तरह सस्पेक्ट किया जा रहा है और आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको किडनी डिजीज होने के चांस हैं, तो आई यूजुअली रेकमेंड कीजिए आप 6 month में आप एक दफा जरूर अपने टेस्ट कराएं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है।
अगर प्रोटीन यूरिया आना शुरू हो गया देन यू मस्ट सी द किडनी स्पेशलिस्ट। उसमें इररिलेवेंट कि जी आपका जीएफआर गिरा या नहीं गिरा, आपका मतलब क्रेटिनिन बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्योंकि जो इनिशियल जो चीज है वो प्रोटीन यूरिया है। और इसमें खास जो डायबिटीज रिलेटेड किडनी डिजीज उसमें होता है कि इनिशियली जीएफआर ज्यादा हो जाता है, बल्कि नॉर्मल से ज्यादा होता है। तो लोग कहते हैं जी हमें तो नॉर्मल है, हमें तो मसला कोई नहीं है, तो हाइपर फिल्ट्रेशन हो रही होती है जिसकी वजह से जीएफआर ज्यादा होता है। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए जरूरी है कि आप किडनी स्पेशलिस्ट को देखें ताकि प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल किया जाए। जो की फैक्टर्स हैं किडनी डिजीज को प्रिवेंट करने में या जो डायबिटीज रिलेटेड जो किडनी डिजीज उसको स्लो डाउन करने के लिए, प्रोग्रेशन के लिए, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर एक तो प्रोटीन यूरिया को जितना मिनिमम रख सकते हैं वो करें। इसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जैसे अगर अल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो कह रहे हैं लेट्स से, तो उसमें कहते हैं कि जी मेंटेन करना चाहिए लेस देन 50, और आइडियली अगर 20 से नीचे हो तो बहुत अच्छी बात है कि उसको अगर हम रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो HbA1c है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज ब्लड शुगर जिसे कहते हैं, तो वो जो एवरेज मॉनिटरिंग होती है कुछ 4 मंथ्स के लिए करते हैं, 3 मंथ्स के लिए करते हैं, तो वो जो भी रूटीन आपके मतलब जीपी कर रहे हैं वो कराते हैं। तो उसमें ये कि जो HbA1c आई रेकमेंड कि जी जो यंग लोग हैं जिनमें स्टार्ट हुआ डायबिटीज और भी ओल्ड नहीं है, तो उनकी HbA1c 6.5 और मैक्सिमम 7, आइडियली 6.5 तक अगर आप मेंटेन करें तो जैसे आपको पता है यूकेपीडियस ट्रायल है या बाकी जो भी ट्रायल्स हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने HbA1c को अच्छा कंट्रोल कर लिया तो यू आर गोइंग टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ किडनी फेलियर इन मेनी ईयर्स, यानी आप इसको काफी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इवेंचुअली इट विल हैपन, बट आप इसको जितना डिले कर सकते हैं यू कैन डू दैट वन। और अल्टीमेट जो प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट ने डायलिसिस में जाना है, तो उसको आप डिले कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर, बाय कंट्रोलिंग द प्रोटीन यूरिया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके। तो मल्टीपल जो मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच है उसके जरिए आप इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं और जो किडनी फेलियर्स को डिले कर सकते हैं। सॉरी मैंने ज्यादा डिटेल में बताया। नहीं, थैंक यू, यू हैव आंसर्ड ऑल माय क्वेश्चंस। वो मेरे पास जो मैंने सोचे थे अच्छा ये पूछती हूँ, तो थैंक यू, यू आर जस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। सो obviously I'll just summarize everything कि जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके डेफिनेटली किडनी फंक्शंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर whoever is looking और जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें ये कि अगर आईज इंपैक्ट होना शुरू हो जाए, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बोलते हैं, अगर आईज इंपैक्ट होना शुरू हो जाए तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि किडनीज भी इंपैक्ट हो रही हैं। सो यू शुड बी सीइंग अ किडनी स्पेशलिस्ट, और यूरिन प्रोटीन्स को आपको चेक करना है एंड कोशिश करनी है कि वो कम से कम रहे। और ऑब्वियसली देयर आर चांसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम के किडनीज इंपैक्ट होना शुरू हो जाए, बट विद योर lifestyle modifications, with better control of your sugar, definitely आप इस process को delay कर सकते हैं। तो that's one of the take home messages। डॉक्टर साहब एक्चुअली मैंने सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं रिगार्डिंग किडनीज, क्योंकि आपने हमें बहुत ज्यादा अच्छे से आंसर कर दिए हैं। सो इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू गिव एनी एडवाइस, मेरे हिसाब से मैं अपने देखने वालों को बस ये बताऊंगी कि वेट कंट्रोल करें, हेल्दी ईटिंग करें और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। इसके अलावा स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग क्विट करें, स्मोकिंग हेल्पलाइन पे जाएं और एक्चुअली सीरियसली इस पे वर्क करें कि आप स्मोकिंग को कंट्रोल कर सकें। और अब आपको डॉक्टर साहब बताएंगे एनी एडवाइस फॉर द पेशेंट्स स्पेशली who have been diagnosed with diabetes, या फिर उनको एक प्री डायबिटीज है या उनको डॉक्टर ने कहा है कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपका ये परसेंटेज बन रही है बिकॉज आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है और आप आपका BMI भी ज्यादा है और देयर आर मेनी फैमिली हिस्ट्री और सारा कुछ कैलकुलेट करके जो है आपका ओवरऑल चांसेस जो है वो डायबिटीज के ज्यादा बन रहे हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहिए? ये माशाल्लाह आपने काफी अच्छा डिटेल में बता दिया, और ये सारी बातें जो लोगों को बताई जाती हैं और आई एम वेरी होपफुल कि जो लोग सुन रहे हैं वो इन चीजों पे अमल भी करेंगे, क्योंकि इन पे अमल करने से ही आप इस बीमारी से मतलब अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बिफोर आई गो फॉर दैट एडवाइस मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पाकिस्तान में हमने जो डायबिटीज सेंटर के नाम से TDC जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने एस्टेब्लिश की थी, और अभी उसका हमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर्ड है, एंड वी आर डूइंग द फंड रेजिंग इवेंट्स फॉर द पीपल एंड अदर। तो उसमें जो एंड आई एम वेरी मच क्लोज विद द डायबिटीज जो इस एसोसिएशन की वजह से। तो उसमें यह है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है जो पेशेंट्स का, वो ये है कि डायबिटीज जिसे पहली बात है कंट्रोल करना। अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाते
तो ये समझ लें कि जी आप अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। डायबिटीज इटसेल्फ कुछ नहीं करता, एज यू मेंशन इन द बिगिनिंग कि इट्स अ साइलेंट किलर। ये खामोशी से बैठी रहती है, कुछ कहती नहीं, आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग की तरह आपकी जो लाइफ ले रही होती है और चीजें कॉम्प्लिकेट कर लेती है। और इसमें जो अनफॉर्चुनेटली जो इसमें चीजें हैं कि जो चीजें हो चुकी हैं वो रिवर्स नहीं होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए कि जो डैमेज हो चुका है उसे वापस नहीं होगा। तो हमने कोशिश करनी है कि उस डैमेज प्रोसेस को जितना स्लो कर लें उतना बेहतर है। तो ये है कि डायबिटीज अगर आप इसको मुकम्मल खत्म नहीं कर सकते तो इसको कंट्रोल करके इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, एंड दैट कुड बी इनडायरेक्टली सेइंग कि जी आपने इसको क्योर कर लिया। तो डायबिटीज क्योर है प्रोवाइडेड कि अगर हम उसकी प्रॉपर जो है वो जो डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस हैं या मैनेजमेंट वाइज जो सारी चीजें बताई जाए तो उनको फॉलो किया जाए। तो उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो ये है कि पेशेंट ने क्या करना है, दूसरा ये कि डॉक्टर ने क्या करना है। डॉक्टर की जॉब तो डॉक्टर करते हैं, वो आपको मेडिसिन दे देते हैं पेशेंट्स को कि आप ये चीजें इस्तेमाल करें, ये मेडिसिन लें। लेकिन जो पेशेंट ने करना है वो मेरे ख्याल से डायबिटीज कंट्रोल में पेशेंट का रोल ज्यादा है, विच इज आई कुड से कि जी जिसमें डाइट कंट्रोल है, जिसमें वेट मैनेजमेंट है, जिसमें जो अदर रिस्क फैक्टर्स जैसे आपने बताया कि स्मोकिंग जो बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। और अगर आपको एक बंदे को डायबिटीज है और वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको जो मेजर वेसल डिजीज है उनको होनी है, जिसमें हार्ट अटैक है बहुत कॉमन है, और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज इज वन ऑफ द कंडीशन जो लोगों को नहीं पता होती, आम बंदों को नहीं पता होती। उसमें होता है कि लोगों के लिम्ब लॉस हो जाते हैं जिसमें गैंग्रीन विच इज वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन। और ये मतलब एक दफा स्टार्ट होगी तो इससे इवेंचुअली बंदे को खा जाना होता है। पहले हाथ कटता है, पाँव कटता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उसमें बेस्ट यही है कि जो डॉक्टर्स बताए, एडवाइस बताए कि जी स्मोकिंग नहीं करनी, वेट कंट्रोल करना है, डाइट में एहतियात करनी है। अब जैसे हम लोग हैं, हमारी डाइट में है ही, हम लोग मतलब वो चीजें खाते हैं जिससे आपका डेफिनेटली आपकी जो है वो सारा जो बॉडी का सिस्टम है डिस्टर्ब होता है। हाई कैलोरीज डाइट होगी, करीज हम खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं तो खाते ही चले जा रहे हैं, बैठे हैं तो मीठे का सेशन हमारा लाजमी होता है, उसके बाद तो हमारी जिंदगी पूरी नहीं होती। तो वो अब इस तरह की चीजें जो हमारी है वो बहुत ज्यादा है जो हमें चेंज करनी है। जो इंग्लिश लोग दे आर वेरी गुड, उन्होंने काफी चीजें अपनी मतलब मॉडिफाई कर दी हैं। उनकी बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं है ये खानों में, ये जो चीजें हमारी चलती हैं। हम स्टार्ट करते हैं तो ड्रिंक्स पे हो जाते हैं, जो पीना शुरू कर देते हैं, कोई जूस ले रहा है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले रहा है, कुछ ले रहा है, फिर खाना हैवी खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर ये बेहोश हो जाते हैं ऑलमोस्ट मतलब लोग, फिर स्वीट डिश है, फिर आखिर में चाय भी मीठी भी पीनी है, और उसके बाद एंड तो आप खुद सोचते हैं कि इसमें कहाँ पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। और ये हमारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली हमने हेल्दी कल्चर छोड़ दिया है, हमने वो चीजें ज्यादा कर ली हैं जो हमें नुकसान दे रही है। मतलब जो ये फास्ट फूड्स हैं, ठीक है नहीं, मैकडॉनल्ड, KFC, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो ज्यादा, या प्रोसेस्ड फूड लोग ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए, अपने आप को ज्यादा आराम तलब कर लिया हमने। हम हर चीज को जो है वो कहते हैं कि इंस्टेंट हो जाए, फौरन हो जाए, तो फौरन आप डालें चीजें, फौरन तैयार हो, आप खा के फारग हो जाए। प्रॉब्लम हम वापस आने की कोशिश कर रहे हैं आजकल दोबारा से, दोबारा से एक फैशन शुरू हो गया, कम बैक टू ऑर्गेनिक फूड, एंड हम ये ऑर्गेनिक खा रहे हैं, दिस इज ऑर्गेनिक। जो हमने पहले छोड़ी थी फिर हम उसको दोबारा से अब वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले हमें अच्छी नहीं लगती थी, बट आई थिंक अब हमें जबरदस्ती में वो अच्छी लगना शुरू हो गई है। सो ऑर्गेनिक इज अनदर थिंग, बट यू आर वेरी राइट कि हम एज ए नेशन फूडी हैं। मतलब हमें कहीं जाना, हमने सेलिब्रेट करना है तो हमने फूड से सेलिब्रेट करना है, कोई गमी है तो भी फूड पे ही फूड जरूर उसमें होता है, कहीं वैसे जाना है आउटिंग पे तो भी खाना खाना है। मतलब आई थिंक फूड ही हम एज ए नेशन फूड ही हम बहुत खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते नहीं बल्कि ट्राई करते हैं अपने साथ। और वो ये आपको कुछ संभालना बाद में मुश्किल होता है। बल्कि मैं एक वो बात भी बताना चाह रहा था आपको कि इसमें जैसे अब ये कि आप देखो कि लाइफस्टाइल आप करें, जैसे हम वापस ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं तो अक्सर जब जिम जाते हैं तो वहां देखिए लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई वेट उठा रहा है, ठीक है, कोई वो जो रोप उसको मूव कर रहा है, ठीक है, कोई मतलब ज्यादातर टायर उठा के फिर रहा है। तो ये वो सारी जो एक्टिविटीज हैं जो हम अपने घर में नहीं करते, हम कोशिश करते हैं मतलब जो लॉन मूविंग के लिए बाहर बंदे को बुला दिया वो करे, तो बाद में हम जिम में जाके वही काम करें, पे करके, इधर भी पे कर रहे हैं उधर भी पे कर रहे हैं। तो वो अगर हम लाइफस्टाइल अगर हम चेंज करके बैक टू बेसिक जाएं तो उससे हमारी सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिक फूड है और अपनी जिंदगी को आप बिजी कर लें, अपनी लाइफ को बिजी कर लें, वीकेंड्स को आप अच्छे काम करें जो अपने घर की सारी चीजें करने वाली खुद करें, रादर देन कि वी आर डिपेंडिंग ऑन द अदर्स।
तो उससे तो ये कि हमारी अपनी जो लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाएगी, हमारी सेहत भी बेहतर हो जाएगी और साथ ही साथ हम अपनी बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम हेल्दी एक्टिविटीज चूज कर सकते हैं, लाइक वी कैन गो फॉर हाइकिंग या बाइकिंग या इस किस्म के एक्टिविटीज जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि जी आज हमने इधर खाना खाना है या उधर खाना खाना है, इसके बजाय वी कैन एक्चुअली चूज समथिंग व्हिच इज बेनिफिशियल टू आवर ओन हेल्थ एज वेल। तो बिल्कुल, हमारी जो सिडनी के वीकेंड में आप देखें ना, जो भी लोग हैं वीकेंड में या कोई इवेंट हो रहा है, कुछ चीज हो रही है, उसमें खाना होगा, वो सारे वहां पे वही जो रेस्टोरेंट्स के खाने वो खाए जा रहे हैं, बातें होंगी, कुछ भी नहीं। हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे कि हमें और फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ये जो इवेंट हम मतलब हॉल में बैठ के कर रहे हैं, इसको हम मॉडिफाई करके ऐसी जगह कर लें ताकि लोग अपने आप अपनी एनर्जी भी लगा लें और अपनी नेचुरल चीजें भी देख लें। यू एंजॉय बेटर कि जी आप, जैसे आपने मेंशन किया है कि जी आप हाइकिंग कर लें, आप मतलब बाइकिंग कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, समुद्र के किनारे चले जाएं, वहाँ पे आप बीच पे वॉक कर सकते हैं, बड़ी चीजें जो की जा सकती हैं, रादर देन कि जी एक हॉल में बैठे हो और वहां पे मतलब खाने खाए जा रहे हैं, आखिर में फिर जाके सो जाएं। और खाने खा के उठ के वापस जाएं और फिर सो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स करेक्ट। बहुत शुक्रिया, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू डॉक्टर असरार खान, और आपने हमें जो इतनी सारी एडवाइस दी, और आई होप के जो हमें लोग देख रहे हैं उनको भी पसंद आई होगी, और उससे आई थिंक अगर 1% या 2% भी चेंज हो जाए, आपने अगर इस तमाम प्रोग्राम से 2% भी ले लिया है, तो आई थिंक वी विल बी वेरी हैप्पी कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया। और अगेन आई वुड से कि हम सबको चेंज होना है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट या वी ऑल हैव टू चेंज। सो हम सबको खुद से एक चेंज अपनी लाइफ में लाना है, और वो चेंज जब हम करेंगे तो खुद ब खुद चीजें आहिस्ता आहिस्ता, एक चीज सही करेंगे तो बाकी चीजें पीछे सही होती जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।